नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। यानी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी के बारे में। ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम फार्मूला को डिराइव करके लाएंगे और हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक वाला। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत सारे ढेरों सारे टॉपिक कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी को जानने वाले हैं। इफ़िशियंसी वैसे होता क्या है, ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या है और जो इफ़िशियंसी है वे किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, इफ़िशियंसी, जैसे आप कोई भी मशीन अगर आप देखेंगे तो उस मशीन की इफ़िशियंसी निकालने के लिए सीधी सी फार्मूला होती है आउटपुट अपान में इनपुट। जैसे अब ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी निकालनी है तो इसके लिए भी वही फार्मूला है, आउटपुट अपान में इनपुट। यानी हमने इनपुट में दिया कुछ तो आउटपुट में कितना मिला, यही कहलाता है क्या, इफ़िशियंसी। तो हम कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड इफ़िशियंसी। यानी आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को क्या कहते हैं, इफ़िशियंसी कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे समझते हैं ट्रांसफार्मर को लेकर कि ट्रांसफार्मर में इफ़िशियंसी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा हमने ट्रांसफार्मर बनाया है। आप जानते हैं कि हमारे पहला वीडियो से देख रहे हो तो आपको पता है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब जो सप्लाई से कनेक्टेड होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब जो लोड से कनेक्टेड होता है। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ ये मान लीजिए कि जब इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पावर देंगे, इनपुट पावर जाएगा ये वाइंडिंग में, ठीक है, इतना तो आपको पता है। और जो पावर जाएगा तो मान लेते हैं जो इनपुट पावर है वे है P1 इक्वल टू V1 I1, ठीक है, V1 I1 cos थीटा 1, ठीक है, या cos फाई 1 भी आप ले सकते हैं। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब यहाँ पे जो इनपुट में पावर है उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। देखिए होता क्या है ट्रांसफार्मर में जो है यहाँ पे लॉसेज बहुत कम होता है। ट्रांसफार्मर अगर आप देखोगे तो अदर जो मशीन होती है, जैसे मान लीजिए मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, तो उसमें क्या होता है, लॉसेज बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें रोटेटिंग पार्ट होती है, जबकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी पार्ट रोटेट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे लॉसेज बहुत ही कम होती है। अब जब लॉसेज कम होती है इसके कारण क्या होगा, लॉसेज बहुत ज़्यादा कम होती है तो इसके कारण जो है कि इनपुट और आउटपुट लगभग में बराबर होते हैं। और जब इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस बहुत ही कम होता है तो इस केस में हमें इफ़िशियंसी निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों लगभग में बराबर हैं। तो इसलिए इसको निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉसेज को निकालते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर कर दे, यहाँ पे 2 पार्ट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इफ़िशियंसी इक्वल टू हम जानते क्या है, आउटपुट अपान में इनपुट। लेकिन हम क्या करते हैं, चूंकि इनपुट और आउटपुट में अगर आप देखो तो लगभग में दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉसेज बहुत यहाँ पे कम होता है ट्रांसफार्मर के केस में, इसलिए हम लोग सबसे पहले लॉसेज को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट, ठीक है, अपान में इनपुट। इनपुट कैसे निकलेगा, तो इनपुट निकालने का तरीका क्या है, आउटपुट प्लस में लॉसेज कर दें, ठीक है। यानी हमें लॉसेज पता हो गया तो लॉसेज में आउटपुट जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, इफ़िशियंसी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कुछ इनपुट दिया तो कुछ लॉस होगा और बाकी जो बच गया आउटपुट, यानी आउटपुट और लॉस को जोड़ दें, आउटपुट और लॉस को जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, इनपुट निकल जाएगा। तो यानी इफ़िशियंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट अपान में आउटपुट प्लस में लॉसेज। ये इफ़िशियंसी को एटा से ऐसे दिखाते हैं। बात समझ में आ गई। अब आप जानते हैं कि लॉसेज में आपको 2 प्रकार के लॉसेज देखने को मिलते हैं। कौन कौन भाई, एक होता है कॉपर लॉस, और एक होता है आयरन लॉस। तो यहाँ से हम क्या फार्मूला ला सकते हैं, एटा इक्वल टू आउटपुट अपान में आउटपुट प्लस में कॉपर लॉस प्लस में आयरन लॉस, ठीक है। तो ये जो है आप फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। या तो एक और इसका तरीका है लिखने का। देखिए हम क्या लिख रहे थे,
एटा इक्वल टू क्या लिख रहे थे, आउटपुट अपान में इनपुट। देखिए ये मेन था फार्मूला। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एटा इक्वल टू आउटपुट को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इनपुट माइनस में लॉसेज, इनपुट माइनस में लॉसेज, और नीचे क्या है, इनपुट। तो अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, इनपुट अपान में इनपुट माइनस में ये हो जाएगा लॉसेज अपान में इनपुट। तो यहाँ से इनपुट इनपुट कट जाएगा तो ये हो जाएगा एटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एटा इक्वल टू ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा लॉसेज अपान में इनपुट। तो देखिए ये भी एक फार्मूला बन सकता है। बात समझ में आ गई। यानी कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है, देखिए इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर के केस में लॉसेज बहुत ही कम होता है, ठीक है, लॉसेज बहुत कम होता है, इसलिए आउटपुट और इनपुट जो है लगभग में सेम होते हैं। तो इस केस में थोड़ा मतलब इफिशियंसी निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, लॉसेज जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। लॉसेज अगर हमें पता चल गया तो आराम से जो है कि हम इस फार्मूले को और इस फार्मूले को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में दो ही प्रकार के आपको लॉसेज देखने को मिलेगा, एक क्या कॉपर लॉस, दूसरा जो है कि आयरन लॉस, ठीक है। अच्छा कॉपर लॉस कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे लॉस को दिखा रहे हैं W से, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लॉस को दिखा रहे हैं W से, और चूंकि कॉपर लॉस है तो इसको लिख दे रहे हैं C, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉपर लॉस, समझ रहे हैं, कॉपर लॉस। तो ये कॉपर लॉस। अच्छा कॉपर लॉस कैसे निकालेंगे, आप फार्मूला जानते हैं, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर आप जानते हैं ना, लॉस P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, तो ये कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस को दिखा रहे हैं आई स्क्वायर आर से। लेकिन अब हम निकालने अगर प्राइमरी में, तो प्राइमरी साइड ये है, प्राइमरी साइड में करंट I1 फ्लो करता है और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, तो ये हो जाएगा I1 R1। अगर मान लीजिए हमें सेकेंडरी में निकालना है तो इसको लिख देंगे I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई या R2, ठीक है। तो ये जो है हमने निकाल लिया क्या, प्राइमरी साइड का ये कॉपर लॉस, ये सेकेंडरी साइड का कॉपर लॉस, ठीक है। अच्छा अब हम निकालते हैं आयरन लॉस, तो आयरन लॉस, लॉस को हम दिखा रहे हैं W से, और आयरन लॉस है तो इसको लिख दे रहे हैं I, तो ये हो जाएगा आयरन लॉस, क्या हो गया भाई, आयरन लॉस। और आयरन लॉस आप जानते हैं, आयरन लॉस भी दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया हुआ है, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, और एक होता है आपका ईडी करेंट लॉस, ठीक है। यानी आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस। तो इसको हम लिख रहे हैं, देखिए लॉस को क्या लिख रहे हैं W, और हिस्टैरिसीस लॉस को लिख दे रहे हैं H, तो ये हो गया हिस्टैरिसीस लॉस, प्लस में ईडी करंट लॉस को लिख दे रहे हैं WE। बात समझ में आ गई इतनी। कहने का मतलब ये है कि हमने कॉपर लॉस को देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि WC क्या है, ये है कॉपर लॉस, और WI क्या है, WI है यहाँ पे आयरन लॉस, आयरन लॉस। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए इस फार्मूले के और यहाँ पे जो हमने इनपुट में पावर दिया है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस तीनों का यूज करके हम ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे ये समझिए। देखिए हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, इसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए हम जानते हैं एटा इक्वल टू, हमने इफिशियंसी है, इफिशियंसी को हम जानते हैं क्या लिखते हैं, आउटपुट अपान में इनपुट। अच्छा आउटपुट को क्या लिख सकते हैं, इनपुट माइनस में लॉसेज अपान में क्या है, इनपुट है, ठीक है भाई। अच्छा इसको कटा दिए, अब यहाँ पे थोड़ा इसी चीज को इस फार्मूले को इधर लिख देते हैं। देखिए एटा इक्वल टू इनपुट माइनस में लॉसेज अपान में क्या है, इनपुट है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के लिखते हैं। देखिए एटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट माइनस, अच्छा लॉसेज है, लॉसेज में दो लॉसेज हैं, कौन कौन, कॉपर लॉस और ये कौन सा लॉस है भाई, आयरन लॉस। तो इसको लिख देते हैं, तो माइनस कर दोनों को, ये दोनों लॉस है इसलिए दोनों को माइनस कर दे रहे हैं, तो WC और माइनस में क्या हो जाएगा WI, और अपान में क्या भैया आपका इनपुट पावर है। तो इनपुट पावर को देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे थे, P1, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे P1, ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा P1। बात समझ में आ गई इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे कर दे थोड़ा, देखिए एटा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो P1 है इसकी वैल्यू क्या है, V1 I1 cos थीटा 1, तो यहाँ पे रख दीजिए V1 I1 cos थीटा
1, ठीक है। अब माइनस, ठीक है, WC की वैल्यू तो या तो ये रख दीजिए या तो ये रख दीजिए, कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं रख दिए I1 स्क्वायर R1, ठीक है। माइनस में आयरन लॉस, तो आयरन लॉस को लिख दीजिए यहाँ पे क्या, WI। उसी तरह इसको रहने दीजिए। और नीचे क्या भैया, इसको P1 की वैल्यू लिख दीजिए V1 I1 cos θ1। बात समझ में आ गई। देखिए इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एटा इक्वल टू, देखिए इसको थोड़ा अलग पेन से दिखा दे रहे हैं आपको, क्या कर रहे हैं। देखिए V1 I1 cos θ1, हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 3 टर्म है और नीचे एक ही है, तो तीनों को अलग अलग तोड़ रहे हैं। तो V1 I1 cos θ1, V1 I1 cos θ1, ठीक है, माइनस में I1 स्क्वायर R1 अपान में V1 I1 cos θ1, ठीक है। अच्छा माइनस WI, ये हो जाएगा V1 I1 cos θ1। देखिए इतनी बात आपको समझ में आई, क्या की हमने, अलग अलग कर दिया, ठीक है, तीनों को। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा पेन बदल दें। देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये पूरा कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे I1 है तो एक I1 कट जाएगा, यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है। तो देखिए फाइनल क्या बच गया, एटा इक्वल टू बच गया 1 माइनस में I1 R1 अपान में V1 I1 तो ये कट गया, ये बच गया cos θ1 माइनस में WI अपान में V1 I1 cos θ1। देखिए उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीज़ें ये जो हमने लिखा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम I1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू I1, ठीक है। यानी हम दोनों साइड क्या करेंगे, ये LHS और ये RHS दोनों साइड को हम I1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा D एटा अपान में किसके रेस्पेक्ट में करें, I1 के, तो ये हो जाएगा DI1, ठीक है। हमने क्या किया कि इस एटा को I1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसको लिख दिया D एटा अपान में I1 के रेस्पेक्ट में किया तो DI1 इक्वल टू में, देखिए इसको तो करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे देखिए I1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो बाकी सब कांस्टेंट है तो इसको लिख दीजिए वैसे का वैसा ही V1 cos θ1। अब I1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो I1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका काम खत्म। तो बच गया इतना माइनस में। इसमें जब हम I1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए 1 अपान में x रहता है तो x के पावर में -1 लिख सकते हैं। उसी तरह 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 अपान में I1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, I1 के पावर में -1। और आप जानते हैं x के पावर में n का डिफरेंशिएशन होता है n, x की पावर में n-1, तो ये हो जाएगा -1 I1 के पावर में -2, तो यानी -1 अपान में I1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लिख दे रहे हैं, देखिए WI वैसे का वैसे रहेगा, ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा I1 स्क्वायर cos θ1। देखिए उम्मीद करते हैं ये जो लिखे हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप देखिए क्या समझ सकते हैं। देखिए अगर हमें मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, यानी मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए, ठीक है, क्या मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए D एटा अपान में DI1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है कि मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 होगी। अच्छा इसकी वैल्यू जब हम 0 कर देंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा इस साइड आ जाते हैं। देखिए तो क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 0, ये 0 है, यहाँ पे माइनस में है, इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे कुछ छूट गया, ये माइनस था, माइनस बच रहा है ना, -I1 का पावर में -2, यानी -1 अपान में I1 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इसका जो बचा है तो उससे प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब इसको इधर ला दे रहे हैं, देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसको इधर ला दे रहे हैं तो हो गया आपका क्या, R1 अपान में V1 cos θ1 इक्वल टू में, देखिए इसको इधर ला दिए तो ये बच गया, तो WI अपान में V1 I1 स्क्वायर cos θ1, ठीक है। अच्छा देखिए V1 से V1 कट गया और ठीक है सब कट गया।
अच्छा cos थीटा 1 से cos थीटा 1 कट गया, तो क्या बच गया भाई R1 और I1 स्क्वायर इक्वल टू WI बच गया। अच्छा इसको हमने क्या लिखा था, देखिए यहाँ पे इसको हमने लिखा था WC, यानी ये हो जाएगा WC इक्वल टू में WI। अच्छा ये WC क्या है भाई, ये है कॉपर लॉस और ये क्या है आयरन लॉस। इसका मतलब आप क्या समझें कि मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए कॉपर लॉस जो है आयरन लॉस के इक्वल होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं कि अगर हमें ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए तो कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ गई। यहाँ से एक और फार्मूला निकालते हैं थोड़ा, देखिए जैसे मान लीजिए आउटपुट करंट अगर हमें लेना है तो जहाँ पे ये तो प्राइमरी वाला है तो इसकी जगह हम सेकेंडरी लिख देते हैं I2 स्क्वायर R2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा आपका चूंकि ये देख रहे हैं कि ये पूरा जो है इसके इक्वल है तो I2 स्क्वायर R2 ये हो जाएगा WI। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से I2 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा WI अपान में R2 और ये हो जाएगा रूट में, यानी फाइनल यहाँ पे लिख दे रहे हैं I2 इक्वल टू हो जाएगा रूट में WI अपान में R2। देखिए ये हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट में करंट है उस पे डिपेंड करता है कौन चीज, आयरन लॉस। बात समझ में आ गई। आयरन लॉस और जो कॉपर लॉस है ये दोनों आयरन लॉस कॉपर लॉस जो है ये इक्वल होंगे, ये डिपेंड करते हैं किस पे, I2 पे। बात समझ में आ गई। इस वाले फार्मूले से आप देख सकते हैं। तो देखिए दो कंडीशन आपको मिल गया। सबसे पहली बात एफिशिएंसी क्या होता है, तो एफिशिएंसी हमने आपको देखिए क्या बताया, आउटपुट और इनपुट का रेशियो एफिशिएंसी कहलाता है। ट्रांसफार्मर के केस में हमने क्या बताया कि लॉस बहुत कम जो लॉसेज होता है बहुत कम होता है। अच्छा लॉसेज कम होता है तो इससे क्या होता है, हम जो है कि देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट जो है लगभग में सेम होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं लॉसेज को फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये सारा चीज़ आपको बताया। अच्छा फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या समझे कि ये जो कॉपर लॉस और आयरन लॉस है ये डिपेंड करते हैं कि इक्वल तब होंगे, ये किस पे डिपेंड करते हैं, I2 पे, यानी सेकेंडरी यानी आउटपुट का जो ये करंट है, जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आउटपुट करंट बहता है इस पे डिपेंड करता है कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल होंगे। यानी ये जो है मेन हीरो है आप कह सकते हैं। ये डिपेंड इसी के ऊपर दोनों लोग डिपेंड करते हैं कि कॉपर लॉस आयरन लॉस इक्वल होंगे, कितने पे होंगे, I2 की वैल्यू कितनी होगी जिस पे ये दोनों इक्वल होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको एफिशिएंसी क्या होता है इसका जो है कि फार्मूला, और ये जो है कि ये हमने कॉन्सेप्ट निकाला कि कॉपर लॉस आयरन लॉस इक्वल होगा तो मैक्सिमम इफिशियंसी होगी, और I2 की वैल्यू यहाँ से आउटपुट करंट की वैल्यू हमने फाइंड किया, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वे सारे वीडियो भी देख सकते हैं, और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, और जो भी आप के फ्रेंड है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।